नमस्कार साथियों। अभी जो रीसेंट जो एस्केलेशन ऑफ टेंशन्स एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा तनाव जो बढ़ा है मालदीव और इंडिया के बीच में। आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों जो वहाँ के जो अ, मौजूद जो उनके वहाँ के नेता हैं, जो राष्ट्रपति जो वहाँ के मालदीव्स के, वो उल्टा-सीधे बयानबाज़ी कर रहे थे इंडिया के खिलाफ और काफ़ी टेंशन हो गया और उस दौरान उन्होंने बोल दिया कि 15 मार्च तक अपनी सेना हटा लीजिए यहाँ से। इंडिया आउट का नारा दिया उन्होंने। तो बहुत सारा ये एक क्यों हुआ अचानक ऐसा? ये भी इसके पीछे भी बहुत सारी ग्लोबल जो एक सिचुएशंस हैं या कंडीशंस हैं और ये बहुत सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व है, काफ़ी सारे देश इन्वॉल्व हैं। ये आपको चौंक सकते हैं आप इस बात को सुन के, लेकिन वो एक कोई भी कहीं पे एस्केलेशन होता है टेंशन्स का, किसी भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है तो उसके पीछे खाली 1-2 देश नहीं होते, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। मैं शॉर्ट के अंदर आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि जो लगातार जो पहले के जो ग्रुप्स थे और जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी मालदीव्स के अंदर, माले द्वीप मालेदीव्स उनको बोलते थे पहले, मालदीव्स द्वीप्स क्योंकि बहुत सारे द्वीप्स हैं तो इसलिए वो मालदीव्स मालेदीव्स से मालदीव्स बन गया नाम उसका। तो आज की डेट पे जो उसकी जो मैक्सिमम जो उसकी जो इकोनॉमी वो टूरिज्म पे बेस है और उन्होंने अपने बहुत सारे आइलैंड्स को जो प्राइवेट रिजॉर्ट्स की तरह उन्होंने डेवलप किया है। तो वहाँ पे जो अलग-अलग कंपनीज़ ने खरीद रखे हैं वो बड़े-बड़े होटल वाले और इस तरह के जो है ना लग्ज़री होटल्स जो रखते हैं वो लोग, उन्होंने खरीदे हैं। वहाँ पे वो ग्लोबल बिज़नेस करते हैं। वहाँ पे अपने जो भी कोई भी कंपनी किसी देश के अंदर अपना होटल खोलती है तो वो अपना बिज़नेस करती है। तो बहुत एक्सक्लूसिव्स हैं वो सारे के सारे, अलग-अलग आइलैंड बने हुए हैं। तो है तो बहुत सुंदर वो जगह, लेकिन उसके बाद अब ये तनाव वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पहले की रही हैं, काफ़ी सारी इंडिया के सपोर्ट में रही हैं। इंडिया ने लगातार ट्रेडिशनली उनको बहुत सपोर्ट किया है मालदीव्स को और एक बरसों से लंबे समय से जब वहाँ पे कुछ भी नहीं था, तब भी इंडिया सपोर्ट करता था और बहुत सारी चीज़ों में कोरोना के समय भी इंडिया ने बहुत दवाइयाँ-ववाइयाँ भेजी और मालदीव्स में आपको पता होगा कि पहले भी डिफेंस फोर्सेस, इंडिया एयर फोर्सेस वगैरह भेज चुका है। जब वहाँ पे कोई उनके आइलैंड्स पे टेररिस्ट ने उनको लगा था कि टेररिस्ट कोई उन पे कब्जा कर रहे हैं वहाँ पे कोई टेररिस्ट, तो आपको याद होगा कि मालदीव्स के अंदर सेना भेजी थी राजीव गांधी ने। पूरी दुनिया से उन्होंने मालदीव्स ने मदद मांगी थी कि हमें हमारी मदद करो। कोई भी मदद नहीं कर रहा था तो फिर भी इंडिया ने मदद करी और बहुत सारे बार हुआ ऐसा कि इंडिया ने अभी पिछले समय भी इंडिया ने रिसेंट में भी अपनी आर्मी भेजी है और वहाँ पे करीब करीब हमारे जो ट्रूप्स हैं वो आप कह सकते हैं कि कोई 70-80-90 मैक्सिमम इतने ही हैं हमारे जो सैनिक हैं वहाँ पे, ज़्यादा नहीं है अब। तो वो भी इसलिए कि हमने जितने भी उनको हथियार दिए हैं या प्लेन्स दिए हैं या कुछ भी जो पोर्ट पे जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी, वो जो उनके डिफेंस के लिए, जो इंटेलिजेंस के लिए, वो तमाम चीज़ें उनको आते ही नहीं यूज़ करना, कैसे करें? तो इंडिया इसलिए सपोर्ट सिस्टम की तरह एक वहाँ पे है। लेकिन हाँ, मीनवाइल एक लंबे समय से जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं, उन्होंने वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या मुस्लिम है, तो उन्होंने वहाँ पे एक ऐसा एक पूरे ग्लोबली जो एक वो हो गया कि एक साइड लेने वाली बात किया। पहले कभी ऐसा माहौल नहीं रहा था कि इंडिया के खिलाफ वो गए हों कभी भी। लेकिन जब से जो पहले जो राष्ट्रपति थे, वो इंडिया के बहुत फ़ेवर में थे, आते थे, सबसे पहला दौरा वो इंडिया का ही करते थे। जब भी वो इलेक्टेड होते थे, नए इलेक्शन के बाद में, तो सबसे पहला दौरा वो इंडिया का करते थे। इंडिया के भरोसे सब कुछ चलता था वहाँ पे ज़्यादातर। लेकिन अभी रिसेंट रिसेंट टाइम में जो एक डेवलपमेंट हुआ है, उसके पीछे आप मालदीव्स के टेंशन को दूसरे एंगल से ऐसे देख सकते हैं कि जो भारत की जो सरकार आई है, जो नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी की सरकार आई है, उसने पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि कहीं जो तमाम जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी, वो सब के सब इंडिया को चैलेंज करने लग गए हैं। आप देखेंगे कि नेपाल के अंदर देखेंगे, वहाँ वहाँ नेपाल के अंदर प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति, वो सब के सब चाइना सपोर्टेड हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के हैं एंड द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ लार्जली फंडेड बाय चाइना। वहाँ की, नेपाल की जो प्रचंड जो हैं, वो भी अ अ, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, वो भी सब चाइना फंडेड है वहाँ पे। तो आप ओली वगैरह ये सब, तो आप देखते हैं कि वहाँ इतना बुरा हाल है। नेपाल जो कि हमारा ट्रेडिशन, और एक समय तो आईएएस के अंदर एक क्वेश्चन होता था कि नेपाल, इंडिया, और इसमें इंडिया, नेपाल और 1-2 कंट्री लिखते थे कि इसमें हिंदू राष्ट्र कौन-सा है? तो लोग ज़्यादातर इंडिया को मार्क करते थे, जबकि हकीकत में उस समय नेपाल हिंदू राष्ट्र था। पूरी दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र नव नो मोर, वो सेक्युलर कंट्री बन चुका है और वहाँ पे ये चाइना के प्रेशर की वजह से, पाकिस्तान के प्रेशर की वजह से वहाँ के लोग, उनका दिमाग नहीं काम करता। जबकि हकीकत ये है कि नेपाल के ज़्यादातर जनसंख्या जितनी नेपाल के अंदर है, उससे कहीं कई गुना ज़्यादा जनसंख्या इंडिया में रहती है और इंडिया उनको बगैर वीज़ा के एंट्री देता है, जॉब भी देता है, हेल्प करता है। सारे खाना-पीना, मेडिसिन सब
चीज़ इंडिया से जाती है यहाँ पे। और सब चाइना ने नेपाल के अंदर भी भड़का भड़का के नेपाल के लोगों को इंडिया के खिलाफ खड़ा किया हुआ है, फंड कर करके वहाँ ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं, यहाँ तक पार्टी के पार्टीज में आप देखिए सत्ता आ चुकी है। और दूसरे एंगल पे अगर देखते हैं कि भूटान भूटान पूरी तरह टोटली इंडिया से फंडेड है, लेकिन वहाँ भी नेप अब जो एक डोकलाम वगैरह का जो था और वो बाकी सारे जो केस थे उनके जो बॉर्डर के ऊपर भूटान भूटान इंडिया का, और जो टेंशन एस्केलेट हुआ वहाँ पे चाइना के साथ में लड़ाई भी हुई, हमारे सैनिक भी मरे, उनके सैनिक भी मरे। तो ये तमाम जो जगह थी उसमें अब जाके भूटान ने एक अजीब सा रुख अपना लिया। उसने बोला कि ये 3 देशों का टेंशन है और इसमें चाइना से भी बात करी जानी चाहिए। अब देखिए वो भी उधर झुकाव हो रहा है। अब इसके बाद में म्यांमार की बात करते हैं तो वहाँ पे जुंता आर्मी है, वहाँ पे वो सुनते नहीं, वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन है, डेमोक्रेसी की जो डेमोक्रेटिक सरकार थी, जो चुनी हुई सरकार थी, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। और वहाँ पे लार्ज लेवल पे बहुत बुरी तरह से एक तरह से तानाशाही है, वहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई भी नहीं बोल सकता है, वहाँ आर्मी का रूल है। म्यांमार में इंडिया की नहीं चलती है, वहाँ पे वो नहीं सुनते। अब दूसरी तरफ आप देखें इधर पाकिस्तान में तो बुरा हाल था ही, वो अफगानिस्तान में थोड़ा बहुत हमारे फेवर में अफगानिस्तान के लीडर्स हैं, वो जानते हैं कि इंडिया ही उनका भला कर सकता है, पाकिस्तान नहीं भला कर सकता है। इंडिया इंडिया और चाइना में अगर वो चूज़ करेंगे, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी अगर प्रेफर करते हैं तो दे प्रेफर इंडिया टू चाइना, क्योंकि चाइना अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के साथ जाता है, इंडिया एक ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड के साथ जाता है, कभी भी कहीं पे भी जाता है बिजनेस करता है तो उन लोगों का भला भी करता है, उनसे एंटी नहीं रहता। जहाँ तक चाइना की बात है, पाकिस्तान को उन्होंने इतने सारे कॉन्टेस्ट करा करा के फंसा दिया, कर्ज के जाल में पूरी तरह से फंसा रखा है, जो कि वो निकल ही नहीं पा रहा। पाकिस्तान पूरी तरह दिवालिया हो चुका है, बैंकरप्ट है, पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, और महिलाओं के खिलाफ अपराध, तमाम इश्यूज़ हैं वहाँ पे बहुत सारे। पाकिस्तान में हालत बहुत बुरी है, ज़्यादातर जो समझदार एजुकेटेड लोग हैं पाकिस्तान छोड़ के भाग चुके हैं। अब देखिए श्रीलंका की बात, जहाँ तक बात करते हैं, श्रीलंका के अंदर भी काफ़ी पोर्ट्स के जो डेवलपमेंट जो थे प्रोजेक्ट्स थे, वो बहुत ही ल्यूक्रेटिव और बहुत ही अल्यूरिंग ऐसे वो देता है चाइना कि उसके जाल में फंस जाते हैं लोग। जब श्रीलंका के अंदर जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया, पूरे वहाँ पे बहुत बुरी हालत हुई, राष्ट्रपति भी भाग गए, छुप गए, काफ़ी सारा हंगामा हुआ था, आपको रिसेंटली पता होगा। बुरी हालत है वहाँ पे, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, महंगाई चरम पे पहुँची हुई है। तो वहाँ पे भी चाइना फंड कर करके उनको अपने वो प्रोजेक्ट वगैरह, पोर्ट वगैरह बनाने के उसने प्रोजेक्ट ले लिए। अब इसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहाँ देखिए चाइना की जो स्ट्रैटेजी है वो यूएस के अगेंस्ट है, जहाँ पे यूएस इंडिया को इस्तेमाल करके पूरे जो हिंद महासागर कह लीजिए या जो साउथ एशिया सी कह लीजिए या रेड सी कह लीजिए, यहाँ पे पूरा का पूरा इतना लंबा एरिया है कि अमेरिका अपने दम पे चाइना से लड़ने आएगा तो उसको बहुत ही महंगा पड़ेगा और मुश्किल भी हो सकता है और हार भी सकता है वो। तो इसलिए उसको कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एक कंट्री चाहिए जहाँ पे जिसको जिसको साथ में लग के वो ये पूरा का पूरा चाइना के प्रेस। तो साथियों मैं ये बोल रहा था कि जहाँ पे चाइना ने अपने ग्रुप बना रखे हैं, चाइना, रशिया और वियतनाम, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया ने जो और भी उनके साथ है, ईरान वगैरह भी और भी कंट्रीज़ हैं, तो इन्होंने अलग से एक ग्रुप है और दूसरी तरफ अमेरिका का भी एक अलग से ग्रुप है, उनके अलाइज जो नाटो कंट्रीज़ हैं उनका, और बहुत सारे उसके अलावा भी उनका बहुत सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका समर्थन करते हैं। तो इसके साथ जो एक आपस में जो टेंशन है उसका एक रिजल्ट है मालदीव्स के अंदर, कि वहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि जो इज़राइल के अंदर जो इज़राइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा है, फ़िलिस्तीन, इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उसके अंदर उसकी वजह से टेंशन है। और ईरान लगातार पहले भी धमकियाँ वगैरह देता रहा है उसको, इज़राइल को, और अब उनके अंदर काफ़ी बड़ी लड़ाई हो सकती है, आपस में बहुत ख़तरनाक दुश्मन है ईरान वगैरह, और इज़राइल और अमेरिका उसको बार-बार धमकी देता रहता है ईरान को। तो एक, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ का एक जो, क्योंकि मालदीव्स के अंदर भी एक काफ़ी मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पे। तो अब आपने देखा होगा कि एक लंबे समय से वहाँ पे टेंशन है। जो मालदीव्स के अंदर जो जितनी भी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं जहाँ पे इंडियन आर्मीज़ हैं, हिंद हिंद महासागर देख लीजिए या रेड सी में कहीं पे, या फिर जैसे मालदीव्स है या फिर मॉरिशस है, या इस तरह के काफ़ी जगह पे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर इंडियन आर्मी जो जहाँ पे तैनात है, और यूएस की आर्मी भी उनसे कोलैबोरेट करती है। तो पूरे एरिया के अंदर एक यूएस की अगर चलती है तो वो इंडिया के साथ में ग्रुप बना के इस पूरे के पूरे एरिया को चाइना के खिलाफ एक 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 समझ लीजिए प्रेशर बिल्ड करना या उसको पुश बैक करने वाली बात है। तो वो एक इस तरह का माहौल क्रिएट होता है कि इसके अंदर, इस पूरे एरिया के अंदर हमारा एरिया, और आप चाइना गुंडागर्दी नहीं करेगा वहाँ से वहाँ तक। तो ये एक पूरा का पूरा जो ये सिचुएशन है पूरी दुनिया की, ग्लोबल जो सिचुएशन है, जो
इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो युद्ध है उसकी वजह से बहुत सारे देश और टेंशन के अंदर और ख़ासकर जब अमेरिका इंडिया को अपना मित्र बना के चाइना के खिलाफ लड़ना चाहता है या फिर उसके खिलाफ एक एक ग्रुप क्रिएट करना चाहता है यहाँ पे इस एरिया के अंदर, उस वजह से जबकि रशिया हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है। उस ग्रुप के अंदर नॉर्थ कोरिया भी हमारा दुश्मन नहीं है, वो भी हमारा दोस्त है। लेकिन चाइना स्पेशली क्योंकि वो नेबर है और काफ़ी पहले से टेंशन्स हैं, और वैसे तो मैं इस बारे में इसे डिबेटेबल कि चाइना के साथ भी दुश्मनी क्यों करी जाए, क्योंकि वो हमारा इकोनॉमिकली तो बहुत बिजनेस होता है, हम आपस के अंदर एक दूसरे से काफ़ी बिजनेस करते हैं। ये अलग बात है कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है और चाइना ज़्यादा बिजनेस करता है और हम कम कर पाते हैं क्योंकि हम कैपेबल नहीं हैं प्रॉब्ली। तो लेकिन इस तमाम चीज़ों के अलावा इस एक ये भी रीज़न, और दूसरा फिर एक पॉलिसी है या फिर गेम है, पॉलिटिकल गेम समझ लीजिए कि पड़ोसी देशों से युद्ध करा के एक देशभक्ति की भावना क्रिएट करनी है हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन जीतने के लिए, और धर्म का भी राजनीतिकरण करा जा रहा है जिस हिसाब से, और राजनीति का अपराधीकरण करा जा रहा है, और जितने भी तमाम इशू, क्योंकि उनको कोई ना कोई लड़ाई के लिए टेंशन क्रिएट करने के लिए भी चाहिए। तो अभी जो रिसेंट समय के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ रही हैं वो रशिया की तरफ ना होके ज़्यादातर यूएस अलाइंड है, मतलब वो यूएस की तरफ झुकाव करती है वो, तो उस वजह से क्योंकि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ थिंकिंग है उनकी, जितने भी वो गुजरात के बिजनेसमैन हैं वो सिर्फ धंधे को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो कैपिटलिस्ट जो थिंकिंग है वो बेसिकली उसके जो बिगेस्ट लीडर्स अमेरिका ही है जो रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया को, वो पर्टिकुलर थ्योरी। वो अलग बात है कि वहाँ पे भी वो थ्योरी डाइल्यूट हो चुकी है, और रशिया जहाँ पे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट एक रेजिम का वो फॉरफ्रंट लीडर था, वो वहाँ पे भी डाइल्यूट हो चुकी है वो चीज़ें। अब वो पहले जैसी बातें नहीं है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्स। पैसे के बगैर दुनिया नहीं चलती। अब थ्योरी पे बात करते रहिए, सोशलिज्म पे बात करते हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए भी तो पैसा ही चाहिए आपको ना। तो वो सभी देशों के अंदर वो चीज़ें डाइल्यूट होती गई हैं, पुराने जो एक एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट्स नहीं रहे हैं। लेकिन उसके बाद